व्यू 360 में जनूबी एशिया में पहली बार G20 का सरबराही इजलास। क्या मोदी सरकार की G20 की सदारत से मुताल्लिक तवक्कुआत पूरी हो पाई? जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। 9 सितंबर से भारत में G20 ममालिक का सरबराही इजलास शुरू हो रहा है। G20 दुनिया की 20 बड़ी मईशतों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यूरोपीय यूनियन और दीगर 19 ममालिक शामिल हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं ममालिक में रहती है और दुनिया की मजमूई पैदावार या GDP का 85% इसी ब्लॉक पर मुश्तमिल है। इस साल इस ग्रुप की सदारत भारत के पास थी, लेकिन रुकन ममालिक के दरमियान रूस यूक्रेन जंग के मामले पर इख्तलाफात की वजह से अब तक ये ग्रुप किसी भी बड़े मसले पर मुत्तफिक नहीं हो सका, जिनमें ग्रीन हाउस गैसेस का मामला भी शामिल है। इस इजलास से भारत की क्या तवक्कुआत हैं, इनके पूरा होने के कितने इम्कानात हैं और पाकिस्तान के पड़ोस में जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो क्या पाकिस्तान इससे कोई फ़ायदा उठा सकता है? भारत के पास G20 की सदारत एक ऐसे वक्त में आई जब मोदी हुकूमत भारत को एक उभरती हुई सियासी और इक्तिसादी कुव्वत के तौर पर पेश कर रही है दुनिया के सामने। भारत अपने आप को दुनिया में एक लीडर के तौर पर पेश करने में कितना कामयाब रहा, आज के शो में हम इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं नई दिल्ली और जानते हैं G20 सरबराही इजलास के लिए भारतीय दारुल हुकूमत में क्या इंतजामात किए गए हैं। सुहेल कासमी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुहेल, सबसे पहले तो इस इजलास के लिए की जाने वाली तैयारियों और इंतजामात के बारे में बताइए हमें। देखिए, दिल्ली पूरी तरीके से G20 इजलास के लिए तैयार है। कई सतह पर यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जो स्टेज है उसका नाम है भारत मंडप, वो दिल्ली के मरकजी इलाके में है, वो पूरी तरीके से तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों और रेलवे स्टेशन, जितने भी ट्रांसपोर्ट के जो रूट्स हैं उन सब में सिक्योरिटी कर दिए गए हैं। फिलहाल भारत की जो राजधानी है दिल्ली में, वहाँ 3 जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम हुए। पुलिस और कमांडोज की अफराद और आमला जो हैं वो तैनात किए गए हैं। उसके अलावा फिजाई तौर पर भी तैयारियां की गई हैं। ड्रोन्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा चूंकि जमुना नदी है यहाँ पर, वहाँ बोट्स में भी पुलिस ऑफिसर्स और कमांडोज तैनात किए गए। ये तो सिक्योरिटी की बात है। उसके अलावा शहर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग के जरिए, पोस्टर्स के जरिए, और बहुत पूरे शहर को एक तरीके से पेश किया गया है जिस तरीके से कोई तरक्की याफ्ता दारुल हुकूमत हो। हर तरफ रंगो रोगन किया गया है और होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए गए हैं। तो ये तो सुहेल हो गया इंतजामात के हवाले से, सिक्योरिटी और सजावट आपने जिस तरह से बताई। लेकिन चीन के सदर के शिरकत ना करने के फैसले पे और सदर पुतिन के रूसी सदर के शिरकत ना करने के फैसले पे मुल्क के अंदर कैसा रद्द-ए-अमल है? जाहिर सी बात है, एक भारत इतना बड़ा एक सरबराही इजलास की ज़ियाफत कर रहा है। चीन के सदर सुहेल कासमी से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जिस तरह से इस इजलास के लिए अब तक एक हाइप बनी है और कंटिन्यूसली जो हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि जिस तरह सुहेल भी अभी बता रहे थे सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से, और इसके अलावा पूरे भारत को जिस तरह से सजाया गया है, ख़ासतौर पर उन वेन्यूज़ पे जहाँ पे ये पूरा जो इजलास है उसको राउट किया गया है और जिन जगहों पे ये इजलास होगा उनको काफ़ी हद तक जो है हम देख रहे हैं कि उसी तरह से मार्केट भी किया जा रहा है, उसी तरह से उस पूरी चीज़ को पोर्ट्रे भी किया जा रहा है। सुहेल से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। सुहेल, चीनी सदर और रूसी सदर की शमूलियत जो नहीं हो रही, उस हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा था। कुछ आप बता रहे थे कि मुल्क के अंदर क्या राय पाई जाती है इस हवाले से। देखिए, चीनी सदर और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नहीं आने की वजह से जाहिर से बात थोड़ी बहुत मायूसी है, लेकिन चूंकि भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है और वो किसी भी तरीके से कोई रमक नहीं छोड़ना चाहता है, तो दोनों ममालिक से उनके नुमाइंदे आ रहे हैं, एक वज़ीर ख़ारजा के तौर पर और दूसरे प्रीमियर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बातें वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान की जानिब से नहीं आई है कि वो नहीं आ रहे हैं तो क्या मायूसी है या नहीं है। कोई ऐसा खास बयान भी नहीं आया है, लेकिन ऑफिसर्स ने कहा कि एक थोड़ा झटका लगा है। लेकिन उसके बावजूद ये प्रोग्राम अपने तयशुदा मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक आगे चलेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन की आमद की भी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है।
और सबसे अहम बात आपको बता दूं कि पूरे शहर में जो वो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और जो कोट्स हैं वो एक तरीके का बैन अवी कोट्स हैं जिसमें पूरी दुनिया के मसाइल शामिल हो, माहौलियात की बात उन कोट्स में की गई है और एक तरीके से तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, दहशतगर्दी की बात की गई है। तो हिंदुस्तान अपने आप को कहीं न कहीं एक ऐसे मुल्क के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि वो पूरी दुनिया के मसाइल को अपना मसला समझता है और उन मसाइल को वो हल भी करना चाहता है। सुहेल, तो ये सब हैं। एक चीज़ इजलास के मौके पे दिए जाने वाले सदर की तरफ से जो इशाइया दिया जा रहा है, उस दावतनामे पे मुल्क के नाम की तब्दीली का तनाज़ा खड़ा हुआ है। अपोजिशन और माहिरीन क्या कहते हैं इस पे? देखिए, भारत में 2 चीज़ें चल रही है। एक तो वो है जो खारजी ताल्लुक है। दूसरा एक बहुत ज़बरदस्त सियासी हंगामा आराई भी चल रही है। 2 वजह। एक तो ये कि इंडिया का नाम भारत करने की जो तजवीज़ आई है, उस पर अभी तक कोई रस्मी चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो दावतनामों में सदर जमहूरिया जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनकी जानिब से जो दावतनामा आया, उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उसी के अलावा एक और दावतनामा जारी हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के नाम से लिखा गया है। तो इससे एक वाइड स्केल पे के भारत का नाम, हालांकि इस पर अभी तक कुछ बहुत ज्यादा रस्मी बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ के वज़रा काउंसिल्स हैं और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी, और जिस तरीके से हुक्मरान पार्टी की जानिब से जिस तरीके से इस पर जोर दिया जा लग रहा है कि भारत नाम बदलेगा। उसी के साथ साथ एक दूसरी चीज है जो बहुत ही अहम है, इस वक्त G20 के तकनीकी जलसे। खराबी की वजह से आपको मैं प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहा और ऑडियंस के लिए भी प्रॉपर्ली हम उस तरह से मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे। दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे किसी दूसरे मौके पर। बहुत शुक्रिया आपका। ये पहली बार है कि G20 फोरम का सरबराही इजलास किसी जनूबी एशियाई मुल्क में मुनक़िद हो रहा है। इस अहम आलमी फोरम की भारत की ज़ेर सदारत कारकर्दगी कैसी रही इस साल, आइए इसका जायज़ा लेते हैं इस रिपोर्ट में। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 फोरम की सदारत संभाली और इसका थीम है एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल। G20 के सदर की हैसियत से भारत ने साल भर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई इजलास मुनक़िद किए, लेकिन इनमें से किसी भी बड़े इजलास के अख्ताम पर कोई मुश्तरका एलामिया जारी न किया जा सका। इसकी बड़ी वजह यूक्रेन जंग के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर रूस और चीन का एतराज़ था। इस इख्तिताम हफ्ता G20 का सरबराही इजलास भारतीय सदारत का भी आखिरी बड़ा इवेंट है, लेकिन इस बार भी यूक्रेन में जंग के मुमकिन जिक्र की वजह से मुश्तरका एलामिया जारी किए जाने के इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। मगरबी ममालिक यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत का जिक्र चाहते हैं, मगर चीन और रूस को इस पर एतराज है। चीनी वजारत खारिजा ने चीनी सदर शी जिनपिंग के सरबराही इजलास में शिरकत न करने की तस्दीक कर दी है। G20 इजलास की तारीख में पहली मरतबा होगा कि चीनी सदर की जगह मुल्क के वजीर आजम सरबराही इजलास में शरीक होंगे। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बजाय उनके वजीर खारिजा सरगे लावरोव G20 इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तज्जिया किया है कि G20 के मेजबान भारत को यूक्रेन जंग और चीन भारत तनाव के अलावा दीगर मुश्किलात का सामना भी है, जैसे तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों की आसान अदायगी से मुताल्लिक तमाम रुकन ममालिक के दरमियान इत्तफाक पैदा करना भारत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। भारत ने इस अहम फोरम की सदारत संभालने के बाद से खुद को एक इंसानियत और माहौल दोस्त मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश की है और आलमी इदारों से तरक्की पजीर ममालिक को आसान शराइत पर कर्ज दिलवाने और बैनुल अक़वामी कर्जों के ढांचे में इस्लाहात पर जोर दिया। ताहम चीन के इस पर भी भारत से इख्तलाफात रहे हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के ज़वाबित, खुराक और तवानाई की जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के असरात पर बातचीत भी साल भर के अहम इजलासों में भारत का एजेंडा रहा है। एक हालिया इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि भारत की ज़ेर सदारत G20 के सरबराही इजलास में तरक्की का तसव्वुर इंसानियत के गिर्द घूमेगा, जो कि उभरते हुए ग्लोबल साउथ के नुक्ता नजर से भी हम आहंग है। वो इस अहम फोरम में माहौलियाती तब्दीली और कर्जों के निज़ाम की तंजीम नौ को अहमियत देकर तरक्की पजीर ममालिक की आवाज बनने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर बड़ी आलमी मईशतों के बीच पाए जाने वाले इख्तलाफात और तजादात को देखते हुए भारत के लिए ये एजाज हासिल कर पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारत G20 की सदारत से कौन से अहदाफ हासिल कर सका, इस हवाले से बात करते हैं वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक डॉक्टर अपर्णा पांडे से। डॉक्टर अपर्णा, इस इजलास में चीनी और रूसी सदूर का शरीक ना होना कई हलकों की तरफ से एक सेटबैक क्यों समझा जा रहा है भारत के लिए? हालांकि अगर हम एजेंडा देखते हैं तो काफ़ी सॉलिड एजेंडा है ओवरऑल इस पूरे इजलास का। मेरे हिसाब से ये ये धक्का तो नहीं है भारत के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली न आना तो तय था,
क्योंकि आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के कारण वो पिछले साल बाली भी नहीं गए थे और वो इस साल ब्रिक्स के लिए भी नहीं गए थे। चीन के राष्ट्रपति का आना जानबूझ के है। वो दिल्ली के लिए या भारत के लिए एक पैगाम है कि चीन भारत को अपना बराबर नहीं मानता और भारत की अध्यक्षता में या सदारत में जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसको वो भारत को नीचा दिखाना चाहता है। और भारत, लेकिन जैसे आप वो सोहेल ने बताया था थोड़ी देर पहले, भारत ये होने नहीं देगा। 43 मुल्कों के उच्च नेता वहाँ आ रहे हैं। पिछले 9 महीने में भारत ने 200 बैठक की हैं, अपने 55 शहरों में की हैं और भारत के लिए G20 सबसे पहले एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक सम्मेलन है और भारत ये ये अलाउ नहीं करेगा कि चीन या रूस का ना आना या उनके राष्ट्रपति का नहीं आना भारत की इस समिट में, सम्मेलन में कोई भी धब्बा या ढांचा डाले। लेकिन एक चीज़ पर ना, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट, कोई जॉइंट कम्युनिके इस बार भी इशू होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से एक क्वेश्चन मार्क वहाँ तो रहेगा, तो किस तरह से उसको लिंक कर सकते हैं हम कि ये जो इतना मुश्किल वक्त था रूस के लिए, रूस यूक्रेन जंग की वजह से इंडिया के लिए सरबराही के एक साल में, कैसे उसको हम गेज कर सकेंगे किसी सक्सेस रेशो के साथ? तो सक्सेस रेशियो असदुल्ला, ये इस पे डिपेंड करता है कि मुल्क कैसे सक्सेस रेशियो गेज करता है, राइट? तो भारत के हिसाब से वो पहला दक्षिण एशियाई मुल्क है जहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ है और भारत के लिए गर्व की बात है और भारत के लिए प्रतीकात्मक है, ये सिंबॉलिक है। हाँ, उन दोनों की ना उपस्थिति होना इसका मतलब है जॉइंट कम्युनिके, कोई संयुक्त सूचना नहीं निकल पाएगी, लेकिन भारत और बहुत सारी चीज़ें बताएगा इसके बारे में। क्या है कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकन यूनियन को निमंत्रित किया और वो एक सदस्य बनेगा। भारत के कारण जो आपकी अभी थोड़ी देर पहले फिजा ने बताया था कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग या जलवायु वित्त पोषण, डिजिटल फाइनेंसिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट फाइनेंसिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ये सब वो हैं जो डिलीवरेबल्स हैं, ये सब वो जो भारत G20 में करवा पाया है और जो भारत दिखाएगा कि उसने किया है। भारत हमेशा ये कहना चाहता है दुनिया से कि भारत बाकी दुनिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, चाहे वो पुराने गुट निरपेक्ष देश हो या आजकल के ग्लोबल साउथ हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, भारत उनका एक प्रतीक है, भारत एक एग्जाम्पल है। तो ये बड़ी ताकतें जो हैं अपर्णा, बड़ी ताकतें जो हैं उनके दरमियान जो कशीदा ताल्लुकात हैं, किस तरह इन्होंने मुतासिर किया भारत और G20 के इस साल के अहदाफ को? आप समझती हैं कि मुतासिर हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल? जी बिल्कुल। और कैसे आप समझते हैं, कितने अगर हम टारगेट्स ओवरऑल अचीव कर पाते, अगर देखते G20 के फोरम पे कि दुनिया ने कुछ टारगेट्स अचीव किए होते जो नहीं हो सके बिकॉज चीन और US जो है उनके ताल्लुकात कशीदा हैं, रूस और US के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं, इन सारी वजूहात की वजह से? तो असल मैं ये कहूँगी कि भारत के हिसाब से टारगेट्स बिल्कुल अचीव करना जो नंबर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है, सिंबलिज्म ज़रूरी है, एक्चुअल डिलीवरेबल ज़रूरी नहीं है। सो इसको सिंबॉलिक आप समझती हैं कि समझा जाए। तो भारत और चीन का जो सरहदी तनाज़ा है, क्या इसका कोई किरदार है चीन के सरबराही इजलास में शरीक ना होने का, या सिर्फ जो आपने शुरू में जिस तरह से कहा कि चीन जो है वो भारत को अपने बराबर नहीं मानता और नीचा दिखाने के लिए शिरकत नहीं कर रहा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भारत को अपना बराबर नहीं मानता और भारत में सम्मेलन हो रहा है तो वो नीचा दिखाना चाहता है। इसमें बाकी और चीज़ें भी आएंगी, जैसे भारत और अमेरिका की दोस्ती, वो चीन को नहीं पसंद। रूस और चीन का जो झगड़ा का जो मेल मिलाप चल रहा है और रूस और अमेरिका का जो झगड़ा चल रहा है वो इसमें आएगा, और भारत और चीन का जो सरहदी मामला है वो भी इसमें है। चीन ये चाहता है कि जो 2020 में हुआ था भारत उसको भूल जाए और आगे बढ़ जाए, और भारत ये नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि चीन के जो फोर्सेस हैं वो वापस जाएं जहां वो थे 2020 में, और तब तक भारत और चीन का सरहदी मामला आगे नहीं बढ़ेगा।
तो ये बातें और भी उसमें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चीन भारत से ये कहना चाहता है कि आपने सम्मेलन कर रहे हैं, हम इस सम्मेलन में नहीं आएंगे, ताकि हम आपको पैगाम भेज सके कि हम आपको बराबर नहीं मानते, हम अब आपके सम्मेलन में नहीं आएंगे। तो आप इसको इस एंगल से देखती हैं। तो मोदी हुकूमत डिनर की दावतनामे जो हमने डिनर के इन्विटेशंस देखे, इंडिया की जगह भारत लिखकर मोदी हुकूमत क्या जाहिर करना चाहती है? आपको लगता है ये भी सिंबॉलिक है या इसको लॉन्ग रन में शायद नाम चेंज करने की तरफ जा रहे हैं? असल में आप शायद जानते भी होंगे कि हमारे आईन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। वो 1947 में लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सारी मिनिस्ट्रीज के नाम हिंदी में जब लिखे जाते हैं तो उसमें भारत आता है, अंग्रेजी में इंडिया लिखा होता है। पिछले 77 साल से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब की बार अंग्रेजी में भी भारत लिखा गया। दैट्स वेयर द कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। I see it as symbolism. I see it as जो इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल, उसके लिए दिखाने के लिए कि देखिए हमने नाम बदल दिया। लेकिन उनको वैसे नाम बदलना हिंदी में नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी में आपने प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कर दिया है, लेकिन इसके आगे और क्या क्या होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि नाम बदलने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इंग्लिश में आपको रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना पड़ेगा, हिंदी में तो उसका नाम में भारत है। आपको गवर्नमेंट ऑफ भारत करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या आप ये, पर सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछूंगी, इंडिया वो मुल्क है जिसके बगल में एक ओशन है जो उसके नाम पे है, या जिस ओशन के नाम पे इंडिया है, क्या आप उसको भी भारतीय ओशन करेंगे? तो आपको लगता है कि ये वेल थॉट नहीं है? हाउ डू यू सी दिस? मेरे हिसाब से आई सी इट एज सिंबॉलिक, आई सी इट एज सेंडिंग अ मैसेज। जब G20 द बिगेस्ट समिट, आपके रिपोर्टर ने बताया था कि ये 9 महीने से हो रहा है। मैं तो ये कहूँ कि 9 महीने से ये ईयर ऑफ इंडिया है, भारत का साल है। दिसंबर 2022 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की थी इंडिया में। जनवरी में ग्लोबल साउथ समिट था। मई में G7 और क्वाड समिट्स थे। जुलाई में SCO की अध्यक्षता की थी इंडिया ने। अगस्त में ब्रिक्स समिट जिसमें 6 नए मेंबर आए, और अब ये G20। तो ये इंडिया का साल है, ये भारत का साल है, और इसमें दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया, लेकिन प्राइमरीली ये सब सिंबॉलिक रहता है। उनको बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अपर्णा पांडे, आप हमारे साथ थी, और इस हवाले से कि G20 इजलास से भारत ने अब तक क्या फ़ायदा उठाया और ऑनवर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख सकते हैं, आपने उस पर हमसे बात की। पाकिस्तान भारत में होने वाली डेवलपमेंट से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इस पर बात करते हैं साबिक पाकिस्तानी सफारतकार अब्दुल बासित से। इस वक्त हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ाब अगर हम देखते हैं तो आप क्या समझते हैं, भारत के इस फोरम की सदारत से पाकिस्तान को फ़ायदा उठा सका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पाकिस्तान का तो जहाँ तक फ़ायदा उठाने की बात है, मैं नहीं समझता कि बराह रास्त हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन चूँकि ये भारत के लिए एक बड़ा ओकेजन है, G20 का सरबराही इजलास न्यू दिल्ली में होना, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज़ हैं उन पे कोई इत्तेफाक हो जाएगा। क्लाइमेट के ख़ास तौर पे इश्यूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक वल्नरेबल कंट्री है, तो हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इशू हैं अगर वो सही तौर पे हाईलाइट होते हैं, उन पे कोई इत्तेफाक हो जाता है, तो हमारे लिए ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सूदमंद होगा आने वाले सालों में। तो आप समझते हैं कि भारत इस फोरम की सदारत से, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो भारत इस फोरम की सदारत से कोई फ़ायदा उठा सका? ये तो देखिए अब क्या होता है अब नहीं मालूम, क्योंकि भारत में जहाँ तक इस किस्म के मल्टीलैटरल इवेंट्स की बात है, और हमारे साउथ एशिया में अगर आप देखिए तो भारत के बहुत इश्यूज़ हैं, बायलैटरल इश्यूज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, और दूसरे ममालिक के साथ भी इश्यूज़ हैं। तो जहाँ तक भारत का एक रोल है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक भारत अपने ख़ित्ते में अपने हमसाया ममालिक के साथ तनाज़ात ख़त्म नहीं करेगा, भारत अपनी आलमी जो उसकी एस्पिरेशंस हैं उनको हासिल नहीं कर सकता। और यही हमने देखा है जिस तरह चीन ने रिएक्ट किया है वीज़ावी G20 समिट इन न्यू दिल्ली, उससे भी यही वाज़ेह होता है कि चीन के बहुत से एम्बिवलेंस है
नॉट ओनली टूवर्ड्स इंडिया बट ऑल्सो टूवर्ड्स G20। जिस तरीके से देखिए ना, चीन के सदर ब्रिक्स गए जोहान्सबर्ग में, उन्होंने वहाँ समिट अटेंड की, बाली में भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन न्यू दिल्ली वो नहीं गए। और फिर रशिया के तो चलिए बात अलग है, वहाँ के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आए, वो एक अलग मुहर्रिकात हैं उसके। लेकिन क्वेश्चन यही है कि भारत को पहले तो अपने अंदर देखना है, उसके डोमेस्टिक हालात क्या हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के हवाले से हम देख रहे हैं। फिर जम्मू और कश्मीर को इस्तेमाल किया गया, जो इक़दामात लिए 5 अगस्त 2019 को, तो जम्मू और कश्मीर में वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी करवाई। तो भारत ने G20 को अपने एक लिहाज से अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल किया। तो आप हमारे समझते लिए हैं कि खदशा- भारत जो है वो इस्तेमाल कर सका G20 फोरम को अपने जो है वो बेहतरी के लिए समहाउ। तो पाकिस्तान को जो तशवीश है कि उसका पड़ोसी मुल्क इस फोरम को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, आपने भी उसका कुछ हद तक हवाला दिया। इस तशवीश की वजह क्या है? तशवीश की वजह देखिए यही है कि दुनिया ने उस तरह जिस तरह रिएक्ट करना चाहिए, जो भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर रहा है, उस तरह नहीं किया। और हमारा पर्सपेक्टिव यही है कि दुनिया के वहाँ इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, भारत एक इकनॉमिकली इम्पॉर्टेंट कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। तो भारत उसकी आड़ में, चूँकि दुनिया के इंटरेस्ट मौजूद हैं भारत में, तो उसकी आड़ में जो कुछ वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर रहा है, या भारत के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। अब आप देख लीजिए मिसाल के तौर पर जो है कुकी ट्राइब्स के साथ क्या हो रहा है इस वक्त, हम जानते हैं मणिपुर में, वो भी हम देख रहे हैं। तो एक लिहाज से तकलीफ देह बात है कि जहां भारत ने ये थीम दी है कि एक दुनिया, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल, उसमें पहले एक ख़ानदान अपने घर में तो बना तो लें। इंटरनली आपको फिर लगता है हम- कि इशूज़ हैं, लेकिन एक चीज़ जिस तरह से आपने भी बात सब जिक्र किया, इस फोरम के इजलास के नतीजे में क्या खित्ते की मईशत और तिजारत पर आप समझते हैं कोई असर पड़ सकता है? पाकिस्तान को भी कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा इनडायरेक्टली? मेरा नहीं ख्याल कि इस G20 के सबराई इजलास से पाकिस्तान, भारत या चीन भारत के ताल्लुकात में कोई मस्बत पहलू मुझे नज़र नहीं आता। ये बायलैटरल इश्यूज़ हैं और उनको बायलैटरल हमने अपने निगोशिएशन से हल करना है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि दुनिया मीडिएट करे। एक लिहाज से कश्मीर का जो तनाज़ है वो बुनियादी इशू है हमारे लिए, और जब तक ये मसाइल हल नहीं होते पाकिस्तान भारत के, चीन भारत के, तो उस वक्त जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन ब्रिक्स हो, मैं देख रहा हूं कि भारत विल बिकम इन फ्यूचर द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट। वो इनकी सारी क्योंकि भारत इज ट्राइंग टू सेल इन 2 डिफरेंट बोट्स, और ये आने वाले सालों में भारत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। तो भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा जो है और चीन के सदर का इस सरबराही इजलास में शरीक ना होना पाकिस्तान के लिए क्या माने रखता है? देखिए, हमें भारत चीन पार्टिसिपेट तो कर रहा है, उनके वजीर आज़म आ रहे हैं, लेकिन भारत एक स्नब तो है भारत को, और चीन ने G20 को भी एक मैसेज दिया है, क्योंकि जो इस वक्त G20 जो US और चीन के दरमियान ताल्लुकात की नोयत है वो भी हम जानते हैं, और चीन की एक कोशिश है कि इस वक्त एक ऐसा ब्लॉक नया बनाया जाए जिसमें ग्लोबल साउथ की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। तो मैं समझता हूँ कि चीन ने हमारे लिए, तो चीन क्यों हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारे उनके साथ एक बड़े गहरे रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, तो हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा इसमें मैं कुछ ज़्यादा रीड नहीं करता। इसमें हमारे ताल्लुकात की अपनी नोयत है, वो चलती रहेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमारे खित्ते में अमन होना है, कनेक्टिविटी को हमने आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत के, और चीन और भारत के ताल्लुकात में कुछ एक लिहाज से मस्बत पहलू सामने, एटलीस्ट वर्किंग रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो सके। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, और जिस तरह से G20 में जो इस वक्त सिचुएशन है और जो डिस्कशंस हो रही हैं उस पर आप हमको तज़िया दे रहे थे। इस पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।